कामराज न्यूज़ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं बहादुरपुर में। यहाँ है हमारे सामने किसान नेता, जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय कुमार उर्फ बाबा जी। बाबा जी के बारे में हम आप लोगों को क्या बताएं। ये बहुत ही बेबाक किस्म के अपने विचार रखने वाले हैं, किसान नेता है, जुझारू नेता है। और इनको जो है तमाम तरह के पदवी से नवाजा जा चुका है। ये लगातार किसानों के हित में जेल जाने से भी कतराते नहीं है। तो हम इनसे सीधे बातचीत कर रहे हैं। जी बाबा, बताएं। देखिए, हमने मुख्यमंत्री जी का बयान तो नहीं सुना, लेकिन वो सीओ चौधरी का बयान जरूर सुना, जिसने कहा कि 52 जुमा होते हैं और होली का त्यौहार तो एक बार आता है। तो बेशक साल में 12 महीने 12 हफ्ते होते हैं, तो 12 बार हर दिन आएगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने ये कहा है और उस सीओ ने ये कहा है, तो इन बयानों के में उनके अंदर क्या छिपा है, वो क्या कहना चाहते हैं कि क्या कोई व्यक्ति एक होली का त्यौहार मना रहा है तो वो दूसरों को जीने नहीं देगा। जुमा तो मुसलमानों का ही, मान लिया मुसलमान जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन हिंदू व्यक्ति जो होली नहीं खेलना चाहता, बीमार है या मजबूर है, तो क्या वो भी घर से ना निकले। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जिस तरह होली में लेकर लोग अश्लीलता करते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं, रंग की जगह बहुत ख़राब पदार्थ डाल देते हैं, कीचड़ डालते हैं, नालियों में लोगों को लिटा देते हैं, डाल देते हैं, दुश्मनी निकालते हैं। हर होली में, होली के बाद कुछ ना कुछ समाचार आता है जो बहुत दुखद होता है। मैं आपको बताऊं, हमारा ही देश भारतवर्ष इतना सुंदर है। 2011 की लगभग बात है, हो सकता है 10 हो या 11 हो। मैं उदयपुर गया, राजस्थान, वो जो बॉर्डर है वहाँ पर, उदयपुर बॉर्डर है आपके गुजरात का। तो हमारे एक मित्र जो है, उनको नई नई नौकरी मिली थी और उनकी ट्रेनिंग चल रही थी सहायक स्टेशन मास्टर की। तो वहाँ पर रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर था। तो मैंने कहा चलिए होली के त्यौहार में उधर नई जगह घूम के आते हैं इसी बहाने। तो हम गए, होली के दिन सुबह पहुँचे, तो वो हमें लेने आए। हम दोनों साथी स्टेशन से गए तो हमने देखा कि उस शहर में सारी दुकानें बंद थी, चूँकि त्यौहार था और सुबह का भी समय था। लेकिन सुबह से ही शराब की दुकानें खुली थी। लोग अपनी स्कूटरों पर, मोटरसाइकिल में झोले में भर के, बोरे में भर के, डब्बे में भर के 10-10, 20-20 बोरी 10-10, 20-20 बोतल शराब की ले जा रहे थे। कोई पुलिस की रोक टोक नहीं थी। बड़े प्रेम से लोग अपनी शराब की दुकानों से शराब ले जा रहे थे। और आप देखिए कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि कोई भी त्यौहार आता है तो उसके 2 दिन पहले शराब की दुकानें बंद कर दी जाती। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लोग शराब पीकर उपद्रव करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन वहाँ पर शराब की दुकानें त्यौहार के दिन खुली। अब हम लोगों ने दोपहर का खाना पीना खाया, उसके बाद कहा आओ चलो शहर घूम लें, यहाँ पर कोई नज़दीकी तीर्थ स्थान हो तो उसमें घूम लें। वहीं पर एक नज़दीक जैन तीर्थ स्थल है, थोड़ा दूर है। सरकारी बसें नहीं चल रही थी, प्राइवेट साधन भी नहीं था, तो वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। फिर कहा आओ आसपास कहीं घूम लें। तो वहीं पर एक नीमच माता हैं, उस शहर की देवी हैं, तो हम कहा चलो वहाँ घूम के आते हैं, दर्शन करके आते हैं। हम लोग उधर के लिए निकले, अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहन के निकले। लगभग 5-6 किलोमीटर हम लोग गए आए, 2-3 घंटा शहर में रहे। लोग होली खेल रहे थे, ग्रुप में खेल रहे थे, आपस में मस्ती कर रहे थे। लेकिन कहीं पर पूरे शहर में जब भी हम लोग निकलते थे, लोग होली खेल रहे होते थे तो रुक जाते थे, बगल हो जाते थे और हमको रास्ता दे देते थे कि ये आदमी जा रहे हैं और साफ़ सुथरे हैं, इनके ऊपर कहीं रंग का छींट न पड़ जाए। तो ये सभ्यता हमने अपने देश में देखी। शायद वहाँ के लोग इतने सभ्य हैं और अपनी खुशी में किसी को दुख नहीं देना चाहते, इसलिए उस शहर में हमने देखा कि शराब की दुकानें खुली थी। त्यौहार के दिन लोग ले जा रहे थे, जिनका जो खाना पीना है वो खाएं पिएं, उसमें सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और सही बात भी है कि जब छुट्टी के दिन आदमी एंजॉय नहीं करेगा तो कब करेगा। और ये सारी चीज़ें इसी तरीके से हैं। शायद वहाँ के लोग शराब पीने के बाद भी
एंजॉय करते हैं, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते और अपने त्यौहार में दूसरों का ख्याल रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये हम लोगों को, जो लोग उत्तर प्रदेश में बहुत बेहूदगी से होली खेलते हैं, दूसरों के कपड़े फाड़ डालते हैं, कोई आदमी अस्पताल जा रहा हो तो वो अस्पताल नहीं जा सकता, बीमार भी मजबूर होता अपने घर में रहने का, या कोई भी व्यक्ति वो अपनी दूसरी प्रार्थना के लिए जा रहा है, जुमा की नमाज़ पढ़ने जा रहा है, तो जा तो भगवान के लिए ही जा रहा है प्रार्थना करने के लिए। तो हम सभ्यता हमें यही कहती है कि हम जिस तरीके से भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसी तरह कोई भी व्यक्ति अगर गूंगा है तो वो कैसे भगवान से प्रार्थना करेगा? कोई मुसलमान है तो उसके यहाँ जो तरीका बताया गया उस तरीके से प्रार्थना करेगा। सिख है तो प्रार्थना वो अपने हिसाब से करेगा। कुल मिला के प्रार्थना ही तो करनी है। तो इस प्रार्थना में इतना द्वेष किस भाव का? तो और साधु के बारे में एक कहावत जो है वो बहुत अच्छा संदर्भ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि संत असंतन कै अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी, और काटत एक दुसह दिख देई, और ते निज दे ही सुगंध बढ़ाई। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में संत और असंत का वर्णन करते हैं कि साधु का ऐसा गुण है, साधु की तुलना और संत और असंत की तुलना उन्होंने कुल्हाड़ी और चंदन से की है। जिस तरीके से कुल्हाड़ी जो है वो चंदन के पेड़ को काटती है, मतलब दुष्ट कार्य करती है, फिर भी चंदन अपनी सुगंध नहीं त्यागता है और उस कुल्हाड़ी में सुगंध बसा देता है। तो संत असंतन कै अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी, और काटत एक दुसह दुख देई, और ते निज दे सुगंध बसाई। मतलब चंदन का ये गुण है, साधु का ये गुण है, संत का ये गुण है कि स्वयं को कष्ट देने वाले को भी, स्वयं को क्षति पहुंचाने वाले के भी अंदर सुगंध की भर देता है। तो अब मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, कम से कम उनको तो गोस्वामी तुलसीदास जी की इस बात का अनुसरण करना चाहिए। अन्यथा तो वही है, इस कलयुग के लिए भी उन्होंने कहा कि झूठ लेना झूठ देना, झूठ भोजन झूठ चबेना, और बोलें मधुर वचन जिमे मोरा, और खाए महा अहि हृदय कठोरा। खैर गोस्वामी तुलसीदास जी की इस चौपाई के इतर ही हमारे मुख्यमंत्री जी रहते हैं, वो मधुर वचन नहीं बोलते हैं। जबकि कलयुग का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, इस कलयुग में झूठ लेना है, झूठ देना है, झूठन भोजन है, झूठ चबेना। तो ये सारी चीज़ तो हमारी राजनीतिक पार्टी के लोग करते हैं। कुछ लोग इस तरीके का काम करते हैं, बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा, जिस तरीके से मोर बहुत सुरीली आवाज में बोलता है, बहुत उसका सुंदर शरीर है, लेकिन खाए महा अहि हृदय कठोरा, लेकिन वह मतलब सांप को खाता है, जहरीले सांप को खा लेता है। तो यहाँ पर ऐसा वर्णन किया है कि कलयुग में लोग ऐसे रहेंगे, बोलेंगे तो बहुत मीठा, लेकिन वो जहर वाले होंगे। तो बाबा जी इसी तरह एक और बयान है अबू आजमी का, जी जिन्होंने औरंगजेब के बारे में इस तरह कुछ विवादित टिप्पणी कर दी थी, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा जो है वायरल हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी चीज़ को आप विवादित कह दें, मैंने गोस्वामी जी की ये चौपाई कही, आपने विवादित कह दी। अरे इतिहास है, इतिहास में लोग अपने अपने तरह से बोलते हैं, जो उनको नॉलेज होती, जो उन्होंने पढ़ा सुना होता है, वो पढ़ते सुनते कहते हैं। कोई अच्छा सही तथ्य हो तो आप उसको रखिए। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं कल कहीं पढ़ रहा था, तो नेहरू जी ने अपनी एक किताब में शिवा ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं, शिवाजी के बारे में कुछ लिखा। जब वो लोगों ने किताबें पढ़ी तो उन्होंने कहा कि आपने ये संदर्भ गलत लिखा। नेहरू जी ने कहा कि मैं उस समय जेल में था जब मैंने ये किताब लिखी, ये संदर्भ हमको जैसे मैंने कहीं सुना था उसके आधार पर मैंने लिख दिया। जब उनके पास तथ्य आए, बहुत लोगों ने उनको पत्र भेजा कि आपने इस किताब में ये बात गलत लिखी, इसकी सच्चाई ये है। शिवाजी ने उसकी नेहरू जी ने उसकी माफ़ी मांगी और कहा कि अज्ञानतावश हमने सुनी सुनाई बात के आधार पर किताब में ये लिखा था। अगला एडिशन जो उनका किताब में छपा तो उन्होंने शिवाजी के बारे में वो सत्य बातें लिख दी। तो ये इतिहास है, हम रोज सीखते हैं, हर व्यक्ति से गलती होती है। अबू आजमी ने क्या बात कही,
औरंगजेब के बारे में क्या बात कही, उसके क्या तथ्य हैं, ये इतिहास उस पे चर्चा होनी चाहिए। और योगी जी कह रहे हैं कि उनको उत्तर प्रदेश भेज दो तो इलाज कर देंगे। योगी जी को उस अबू आजमी का इलाज करने के पहले या किसी दूसरे प्रदेश में किसी व्यक्ति का इलाज करने के पहले जिस लिए उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने दायित्व दिया है वो इलाज करें। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है, इस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है कि चरम तक है। मैं 2 दिन पहले का एक गवाह हूँ। और जिस काम के लिए योगी जी नियुक्त हुए हैं और जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, मैं अपनी सच्चाई से बता रहा हूँ। एक मुकदमे में एक आदमी जेल में बंद था, उसकी जमानत हुई। उसकी जमानत का वेरिफिकेशन के लिए मैं परसों तहसील तिलोई गया। वहाँ पर लेखपाल ने जब उसमें फार्म भर के दिया तो उसने कहा 400 रुपये लाइए। लेखपाल के बगल में एक आदमी बैठा था, कंप्यूटर चला रहा। तहसील के अंदर की बात कर रहे हैं। C33 उस लेखपाल का कमरा नंबर है जहाँ पर वो आदमी बैठा हुआ था। उसने मुझसे कहा वेरिफिकेशन का 400 रुपये लाइए। मैंने कहा भाई 400 रुपये किस बात के दूं आपको? अभी एक पुलिस अधिकारी ने थाने में वेरिफिकेशन के लिए 500 रुपये लिए थे। जब हमने एसपी साहब से शिकायत की तो उसको वापस करना पड़ा। तो कहीं कि हमको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। तो योगी जी एक बात नोट करिए कि आपके यहाँ सरकारी कार्यालय में एक आदमी नौकरी काम कर रहा है, वो कह रहा है कि हमको तनख्वाह नहीं मिलती, पुलिस वाले को तनख्वाह मिलती। और वहीं पर बैठा लेखपाल कुछ नहीं बोल रहा और मजबूरी में मुझे पैसा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर उस दिन उस आदमी का वेरिफिकेशन शुक्रवार के दिन ना जाता तो सोमवार तक वो जेल में रहता, 3 दिन अनावश्यक जेल में रहता। इसके बाद मैं कानूनगो को फ़ोन किया। कानूनगो किसी गांव में जो है बीरेन शुक्ला उनका नाम है, किसी गांव में थे। मैं वहां गया, उन्होंने वेरिफिकेशन किया और वेरिफिकेशन करने के बाद उन्होंने 200 रुपये मांगे और 200 रुपये उनको देने पड़े हमें। फिर तहसील में आए और तहसील का जो बाबू वहां पर बैठता है, माल बाबू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसने भी 200 रुपये लिए। अब आप योगी जी, आपको अबू आजमी की का इलाज करने से बेहतर है पहले आप जिस रोग का इलाज करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैठे हैं उसका इलाज करिए। इस तरीके से भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में कण कण में व्याप्त है। धन्यवाद। बाबा, अभी आप जो है कानून व्यवस्था पे बात कर रहे थे तो बिल्कुल ताज़ा घटना है। अभी कल की दैनिक जागरण का एक रिपोर्टर जो है मार दिया गया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, सीतापुर में। हाँ। वो सिर्फ इसलिए कि अधिकारियों का भ्रष्टाचार उसने उजागर किया। हाँ, ऐसे मतलब अब आपसे क्या बताएं, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये हाल है कि आंख और कान दोनों योगी जी के अधिकारी हैं। दो मतलब अधिकारी ही जो काम कर रहे हैं वही योगी जी के आंख हैं, वही उनके कान हैं। उन्हीं के से सुनते हैं और उन्हीं की आंखों से ये देखते हैं और उनको कुछ दिखाई नहीं देता और वहां पर बैठे बैठे बिना जनता का फीडबैक लिए बोलते हैं। आपने ये घटना बताई कि अभी दैनिक जागरण के पत्रकार की हत्या हो गई। जगह जगह, अरे हमारे यहाँ अमेठी में रहते हैं, इस समय भूमाफियाओं का आतंक है। तहसील में बैठे तहसीलदार इतने गलत डिसीजन ले रहे हैं पैसे के। मैंने अभी आपको बताया सिर्फ वेरिफिकेशन में मतलब 1,000 रुपए उस तहसील में मजबूर होकर देना पड़ता, नहीं आदमी जेल में रहेगा। इस तरीके से लोग यहाँ पर आतंक मचा रखा है, अधिकारियों ने लूट मचा रखी है, भ्रष्टाचार मचा रखा है। जनता से आप पूछिए। पुलिस की अभी शिकायतें हमने की हैं एसपी से कि न्यायालय का आदेश होते हुए एसडीएम ने पुलिस को मना किया कि भाई आप जाकर वहां पर यथास्थिति बनाए रखें। एसडीएम के कहने के 3 दिन बाद पुलिस कर्मी जाते हैं और जहां पर स्टे की जमीन है वहां पर 50 ट्राली मिट्टी डलवा देते हैं। एक आदमी ने हदबरारी कराई अपने खेत की 1 साल पहले। उसके खेत में खड़े जो है सफेदा के पेड़, कोई उसकी खिलाफ पार्टी काट लेती है, वो पुलिस को सूचना देती है। पुलिस अपना ये नहीं करती है कि भाई ठीक है इसका जाके फैसला करो, न्यायालय में सक्षम अधिकारी से बात करो कि पेड़ किसके हैं। वो एक पार्टी को कहती है कि तुमने जो पेड़ काटे इनको उठा ले जाओ और दूसरे पेड़ अब न काटना। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में लोगों का जो है जनता का जीना मुश्किल कर दिया है योगी की पुलिस ने, योगी के लेखपाल ने, योगी के तहसीलदार ने, राजस्व अधिकारियों ने। जहां जाइए चारों तरफ भ्रष्टाचार।
चारों तरफ भ्रष्टाचार में डूबा तो हुआ है बाबा ये उत्तर प्रदेश। भ्रष्टाचार और जो है कानून व्यवस्था में किस तरह सुधार लाया जाए, कुछ सुझाव है आपके पास? अरे सुझाव क्या है, जब ध्यान जो है कानून व्यवस्था पर होगा मुख्यमंत्री का, तब तो होगा। प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को पूजे पाठ से फुर्सत नहीं। इनको रहना चाहिए भाई, जब आपने ये दायित्व लिया है प्रदेश चलाने का, तो आपको इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। पूजा पाठ को अगर प्राथमिकता आपको ही देनी है तो आपको वही काम करना चाहिए था। आपने जिम्मे इतना बड़ा प्रदेश है 20 करोड़ की आबादी का, आपका ज़्यादा समय या तो विपक्षियों को का इलाज करने में चला जाता है और या तो फिर पूजा पाठ में चला जाता है, लोगों को तीर्थ यात्रा कराने में चला जाता है, पर्यटन विकसित करने में चला जाता है। जबकि आपका जो बड़ा दायित्व है वो जिस बीमारी से हम लोग पीड़ित हैं, हमारा इलाज करो, और हमारी जो बीमारी है वो आपके अधिकारी हैं। अस्पताल में चले जाओ तो डॉक्टर नहीं, अस्पताल में चले जाओ तो दवा नहीं। अभी वो देखिए रायबरेली में वो महिला अपने विकलांग पति को पीठ पे लेके लाद के लेके जा रही है, वहां स्ट्रेचर नहीं है, एक ठो व्हील चेयर नहीं है, रैंप नहीं है। ये कौन देखेगा, कौन करेगा? तो यही है भैया, कलयुग की महिमा है ये। तो बाबा इसी आने वाले शुक्रवार को होली है, तो होली और शुक्रवार पे क्या संदेश देना चाहेंगे विशेषकर युवाओं को? देखिए ऐसा है, अब आपने होली की बात करी तो मैं बता दूं कि वहाँ जितने पीस कमेटी की बैठक में बैठते हैं और वो उनको एसपी आदेश करता है कि आप डीजे नहीं बजाएंगे, कोई परंपरा नहीं चालू करेंगे, लेकिन वही आके अपने गांव में डीजे बजाते हैं पहले। तो बताते हैं कि ये पीस कमेटी की जो बैठक होती है उसमें सही लोग बुलाए ही नहीं जाते कि अपने विचार सही देखो सही, एक बात तो सही रख सके। नहीं, देखो पीस कमेटी में सही लोगों को जाना जरूरी नहीं होता है। पीस सही लोग जाएंगे तभी तो ना सही ना ना विचार ना रखेंगे जी वहाँ नहीं, पे। जी नहीं, सही लोग कोई उपद्रव नहीं करते हैं। पीस कमेटी में तो उन्हीं लोगों को बुलाना चाहिए जो उपद्रव करते हैं, क्योंकि उन्हीं को पुलिस इंस्ट्रक्शन दे कि उपद्रव नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरा काम करना चाहिए कि उनकी निगरानी भी करनी चाहिए कि वो पीस कमेटी के आने के बाद उन पे उनके एक सर्विलांस लगानी चाहिए। वही ज्यादा करते हैं, उन्हें वहां नजर रखनी चाहिए उनकी। देखिए शरीफ आदमी तो अपने घर में बैठेगा, आप नमाज पढ़ने जा रहे हो तो भाई नमाज पढ़ने जाओ, हम होली खेल रहे हैं तो हम कहेंगे भाई रुक जाओ, इनको निकल जाने दो, 1 मिनट में आप निकल जाओगे रास्ते से, या आप ही रुक जाइए वो निकल जाए। वही मैं रुक जाऊंगा तभी आप निकल जाएंगे ना। बिल्कुल। तो शरीफ आदमी से तो इस व्यवस्था को कोई दिक्कत है नहीं। व्यवस्था को दिक्कत तो उन्हीं लोगों से है जो ठीक नहीं है, जो अराजक तत्व हैं। तो अराजक तत्वों को पीस कमेटी में बिठाना चाहिए, बुलाना चाहिए, पुलिस को चुन चुन के उनको समोसा खिलाना चाहिए, चाय पिलानी चाहिए, बर्फी खिलानी चाहिए, और उनको बता देना चाहिए कि कोई अव्यवस्था ना फैले, और अव्यवस्था फैलेगी तो उन्हीं के खिलाफ निगरानी बैठक है। पुलिस को ये काम, शरीफ लोगों को कतई मत बुलाए पीस कमेटी की बैठक में। शरीफ आदमी से क्या दिक्कत, वो तो मजबूर है, वो बदमाशी करते तो शरीफ अपने घर में चला जाता है कि भाई कहीं हमारे ऊपर भी ये छींट ना पड़ जाए। नीच आदमी से लोग दूर रहते हैं ना। तो पुलिस को ढूंढ ढूंढ के अराजक तत्वों को पीस कमेटी की बैठक में बुलाना चाहिए, शरीफ लोगों को बुलाना बंद कर देना चाहिए। शरीफ से तो कोई दिक्कत है नहीं कानून व्यवस्था को, न समाज को, न सभ्यता को। जी बहुत बहुत धन्यवाद।